हेलो माय डियर स्टूडेंट, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा आपने थंबनेल देखा ही होगा, आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा वह गणित विषय से संबंधित है, जिसमें आज हम ऊंचाई और दूरी से संबंधित जानकारियां प्राप्त करेंगे और इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो और अपने क्लास के इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के टॉपिक पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करते रहें। ओके, स्टार्ट करते हैं। जैसा आप सभी को पता है कि ऊंचाई और दूरी छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी पाठ्यक्रम के अनुसार अध्याय नंबर 10 में यह दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस लेक्चर को। ओके, समझते चलिएगा। थोड़ा वॉइस का इशू आएगा क्योंकि अभी सारे इंस्ट्रूमेंट मेरे पास नहीं है, फिर भी हमने वीडियो बनाया है। आप सभी को पता है लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो थोड़ा सपोर्ट करते रहिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो है, ऊंचाई और दूरी अगर हमें पढ़ना है तो हमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि एक समकोण त्रिभुज क्या होता है और उससे संबंधित जानकारियाँ क्या क्या पता होनी चाहिए, वह मैं ज़रा रिवीजन कराता हूँ आप सभी को। वैसे सभी ने आकृति, त्रिभुज, वृत्त ये सब तो पढ़ा ही होगा। उसमें एक त्रिभुज का प्रकार आता है जिसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, एक मैंने समकोण त्रिभुज बनाया है जिसमें एक कोण सदैव 90 अंश का होता है। ओके, अब यह जो 90 अंश का कोण होता है उसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है, 90 अंश का कोण है उसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होता है, जिसे इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक, आगे ज़रा देखें। इसी प्रकार यदि अगर कोई कोण आपको दिया गया हो, मान लो एक त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है और ये समकोण त्रिभुज है, और अगर उसमें कोई कोण, कोई विशेष कोण के बारे में आपको कुछ जानकारी बताई गई है, जैसे यहाँ यह कोण थीटा दिया हुआ है, तो थीटा के या जो भी विशिष्ट कोण दिया है उसके जस्ट सामने वाला, उसके शीर्ष का जो भुजा होगा वह हमेशा लंब या परपेंडिकुलर कहलाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, कभी कभी कोण यहाँ नहीं दिया होता, थीटा यहाँ नहीं दिया होता। थीटा अगर ऊपर दे दिया, जैसे यहाँ दे दिया, थीटा यहाँ दे दिया, तब क्या करेंगे, तो थीटा के जस्ट सामने वाला कोण ये लंब हो जाएगा, सॉरी सामने वाला भुजा जो है वो लंब हो जाएगा। ओके, तो यहाँ जो है कर्ण तो फिक्स रहता है, कर्ण का पोजीशन फिक्स रहता है, लेकिन लंब और आधार जो है वह हम विशिष्ट कोण के अनुसार बदल सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात जो हमें पता होना चाहिए। त्रिकोणमितीय अनुपात आप सभी को पता है, इससे पहले वाले अध्याय में त्रिकोणमितीय सर्वसमीका जो वाला जो अध्याय है उसमें आप सभी ने पढ़ा होगा कि भाई त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। इसकी भी थोड़ी ब्रीफ जानकारी हम यहाँ ले लेते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो होता क्या है आखिर, तो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, से कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। क्रम इसी के अनुसार याद रखेंगे, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले साइन, कॉस और टेन, ये क्रम बिल्कुल आप अच्छे से याद रखिएगा, साइन कॉस टेन। उसके बाद कॉट, फिर सेक और आ जाता है कोसेक। ये क्रम आप बिल्कुल इसी तरह से याद रखिएगा, इससे आपको बहुत से प्रश्नों को हल करने में, सूत्र को समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, अभी देखते हैं। जैसा हम लोगों ने अब भाई बात तो कर लिया समकोण त्रिभुज का, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऊंचाई और दूरी से संबंधित सारे सवाल में समकोण त्रिभुज कहीं ना कहीं आएगा ही, और समकोण त्रिभुज है तो वहाँ लंब है, कर्ण है और आधार है। इतनी बातें हमको अच्छे से पता है। ठीक, अगर हम यह समझें कि भाई एक अनुपात कैसे निकाला जाता है, तो अनुपात निकालने का एक ट्रिक है जिसको आप सभी जानते होंगे, यहाँ मैंने लिखा भी है कि यह ट्रिक क्या कहता है। यह ट्रिक कहता है कि अनुपात जो होगा वह होगा लाल बटे काका के रूप में।
समझ रहे हैं क्या? लाल बटे काका के रूप में, जहाँ लाल में एल जो है लंब, ए जो है आधार और के जो है कर्ण कहलाएगा। ओके, अब अनुपात कैसे समझेंगे? तो मैंने क्रम आपको याद रखाया था। सबसे पहले आपको साइन याद रखना है, फिर कॉस याद रखना है, फिर टेन याद रखना है। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे अप्लाई करने वाले हैं। तो जैसे लाल बटे काका आप सभी को दिख रहा होगा, तो एल बटे के में मैंने ये घेरा लगाया है, यह जो है वो साइन का अनुपात है। ठीक, इसी प्रकार ए बटे के में मैंने जो घेरा लगाया है वो कॉस का अनुपात है, और एल बटे ए में जो मैंने घेरा लगाया है वह टेन का अनुपात है। अब आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन थीटा का अनुपात क्या होगा, तो आपका जवाब बहुत आसान है, सर यह तो लंब बटे कर्ण होगा। इसी प्रकार कॉस का अगर हम जानना चाहें तो कॉस का भी आप बता सकते हैं, सर यह तो आधार बटे कर्ण होगा। और अगर टेन का पूछूं तो लंब बटे आधार होगा। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा सभी को, उम्मीद करते हैं। अच्छा, नहीं समझ आया हो तो फिर से एक बार वीडियो बैक करके ज़रूर देखिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। इसके साथ ही साथ हमें जो जानकारी और भी ज़रूरी है, जो पता होनी चाहिए, वह है कि साइन का जो अपोजिट, साइन का जो व्युत्क्रम होता है वह होता है कोसेक। मतलब साइन जो है एक बटे कोसेक के रूप में लिखा जा सकता है, या इसका उल्टा भी कर सकते हैं, कोसेक थीटा बराबर एक बटे साइन थीटा लिख सकते हैं। इसी प्रकार कॉस का जो व्युत्क्रम होता है वह एक बटे सेक होता है। टेन का जो व्युत्क्रम होता है वह एक बटे कॉट होता है। ठीक है भाई, यहाँ तक तो बात समझ आ गया। ठीक, अब अगर मैं आपसे कॉसेक का त्रिकोणमितीय अनुपात पूछूं तो आप आराम से बता सकते हैं कि सर जब साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात लंब बटे कर्ण होता है, तो क्योंकि कॉसेक साइन का व्युत्क्रम होता है, अतः कॉसेक का अनुपात जो है वह कर्ण बटे लंब होगा। कर्ण बटे लंब होगा। यहाँ तक सभी को समझ आया? ठीक, इसी प्रकार आप कॉस का जैसे बता सकते हैं, तो आप सेक का भी बता सकते हैं। सेक का क्या करना है, अनुपात को व्युत्क्रम कर देना है, उल्टे कर देने हैं। टेन के बारे में भी हम बता सकते हैं कि टेन थीटा बराबर जब लंब बटे आधार होता है, तब कॉट थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब होगा। सिंपल है। ठीक, और टेन के बारे में एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि टेन थीटा हमेशा साइन थीटा बटे कॉस थीटा के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेन थीटा बराबर होगा किसके, साइन थीटा बटे कॉस थीटा के। इसको आपने पढ़ा भी होगा इससे पहले वाले अध्याय में, फिर भी मैं यहाँ एक रिवीजन करा देता हूँ आपको। ठीक, अब अनुपात से संबंधित, ये त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित आपको सारी इन्फॉर्मेशन शायद मिल गए होंगे। इसको बिल्कुल भी रटना नहीं है, आप समझ के इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, नोट डाउन करते चलिए, बार बार लिख के आप प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत आसानी से यह याद हो जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक, अब ऊंचाई और दूरी संबंधी प्रश्नों को हल करने के लिए हमें एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पाइथागोरस प्रमेय की आवश्यकता होगी। पाइथागोरस प्रमेय जो है, हमेशा आपने इसके बारे में प्रमेय पढ़ा भी होगा कि पाइथागोरस प्रमेय जो है एक समकोण त्रिभुज पर ही लगता है। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, जरा हम लोग समझें। तो पाइथागोरस प्रमेय यह होता है कि भाई किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होगा वह लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होगा। इतना सिंपल सा समझ आया कि सभी को, कर्ण का वर्ग जो होगा वह हमेशा लंब और आधार के वर्ग के बराबर होगा, लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होगा। ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यही पाइथागोरस प्रमेय। इसका जो कथन है हमने ऊपर लिखा है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये लेक्चर देखते समय आप अच्छे से नोट्स बनाते चलिए, अपने कॉपी में खुद ही नोट्स बनाते चलिए, इससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। वीडियो रोक रोक के नोट्स बनाइए, लेकिन आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और आप आसानी से सभी चीज़ें सीखते हुए चलेंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब अगर हमें ऊंचाई और दूरी संबंधित प्रश्नों को हल करना है तो कुछ विशिष्ट कोणों के मान भी हमें पता होने चाहिए। अब विशिष्ट कोणों के मान, सर कौन कौन से कोण हमको पता होने चाहिए? तो भाई कुछ ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है, आपने इसको पहले भी याद किया हुआ है। हमें जो है इम्पोर्टेंट 0 अंश का 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश, ध्यान रखिएगा। 0, 30, 45, 60 और 90 अंश के कोणों के मान, जो विशिष्ट मान है वो पता होने चाहिए। ठीक है, इसके लिए हम देखेंगे, तो मैंने एक टेबल यहाँ पर दर्शाया हुआ है, आप देख सकते हैं। इधर मैंने यहाँ मैंने थीटा के मान को दर्शाया है जो पंक्ति के रूप में है, और जो स्तंभ के रूप में यहाँ पे दिखाई दे रहा है वहाँ मैंने त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखा है।
ठीक है, चलो देखते हैं कैसे इसको हम लोग समझेंगे। आप सभी को ऐसे याद होगा, नहीं होगा तो भी मैं एक बार रिवाइज़ करा रहा हूँ, क्योंकि तो पूरा चीज़ रिवीजन करते हुए भी चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो जैसे अगर मुझे साइन थीटा चाहिए, अब थीटा की जगह मैंने क्या रख दिया, जैसे शून्यांश। मान लो हमें साइन शून्यांश का मान चाहिए, तो साइन शून्यांश का मान क्या होता है, शून्य होता है। यह विशिष्ट मान है जो आपको याद रखना है, ठीक। साइन 30 अंश का मान क्या होगा, तो साइन 30 अंश का मान होगा 1/2। इसी प्रकार साइन 45 अंश का मान होगा 1/2 या वर्गमूल 2। और साइन 60 अंश का मान होगा करनी 3/2 वर्गमूल 3/2। और साइन 90 अंश का मान होगा क्या, 1। तो साइन का जो मान है वो शून्य से चालू होता है और 1 तक आता है। ओके, आपको समझ आ गया होगा। इसको अच्छे से आपको याद रखना है। आप भी एक टेबल ऐसे ड्रॉ करेंगे अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में, और इसको अच्छे से याद करके फिलअप करेंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इसी प्रकार कॉस का अगर मुझे मान याद करना है तो कुछ ज़्यादा कठिन नहीं होने वाला है। कॉस जो होता है उसमें कुछ नहीं करना है। साइन का जो मान है, ये साइन है, ये साइन है, मान लो ये साइन के मान है, ठीक है। ये साइन है भाई, ये इसका सिर है और ये इसका पुंज है। इस पुंज को पकड़ के आप ऐसे खींच दो और सिर इधर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार जो मान साइन का था, तो साइन का जो पुंज था वो हो जाएगा कॉस का सिर, ठीक है। आप आसानी से देख सकते हैं और इसको याद भी रख सकते हैं। यहाँ तक तो सभी को समझ आ गया होगा, ठीक। इतना तो याद रखना है। अब बारी आती है टेन की। टेन के लिए क्या करें सर, तो मैंने टेन के लिए बारे में पहले ही बताया। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि टेन थीटा हमेशा साइन थीटा और कॉस थीटा के अनुपात के बराबर होता है। मतलब टेन थीटा बराबर होता है क्या, साइन थीटा बटे कॉस थीटा के, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर टेन शून्य अंश का मान निकालना है तो आप साइन शून्य अंश के मान को कॉस शून्य अंश के मान के साथ भाग दे दो, आंसर आपको मिल जाएगा क्या, शून्य। इसी प्रकार अगर आपको टेन 30 अंश का मान निकालना है तो आप कुछ नहीं करना है, आपको साइन 30 अंश और कॉस 30 अंश के मान को भाग कर दो, 2 कट जाएगा और 1/3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है सर। 45 अंश का निकालना है तो 1/वर्गमूल 2 और 1/वर्गमूल 2 को भाग कर दो, दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह से आप निकाल सकते हो, ठीक। अच्छा, यहाँ एक शब्द आता है, एक शब्दावली आता है क्या, अपरिभाषित। अब ये अपरिभाषित क्या होता है सर, तो थोड़ा समझते हैं। टेन 90 अंश का मान जब भी आपको निकालना होगा तो आप क्या करोगे, साइन 90 अंश के मान तथा कॉस 90 अंश के मान को विभाजित करोगे, ठीक है। हमने किया। आप क्या देखोगे कि हर में क्या आ गया, शून्य आ गया। और गणित में ऐसा कहीं भी नंबर नहीं है जिसके हर में क्या हो, शून्य हो। आप इसे परिभाषित कभी भी नहीं कर सकते। इसलिए गणित की भाषा में अगर हर शून्य हो जाता है तो इसे अपरिभाषित कहा जाता है, ठीक है। इसे अनंत से भी दर्शाया जाता है। आपने पढ़ा होगा कि हाँ, टेन 90 अंश का मान जो है क्या होता है, अनंत होता है, अनंत होता है। अनंत को आप परिभाषित नहीं कर सकते, ठीक। ठीक है भाई। अब और अगर बात करें हम लोग, तो सर हम कॉट सेक और कोसेक का कैसे करेंगे। हाँ, तो कुछ नहीं करना है बिल्कुल भी। कॉट आपको पता है टेन का व्युत्क्रम होता है, सेक जो है कॉस का व्युत्क्रम होता है और कोसेक जो है साइन का व्युत्क्रम होता है। इस प्रकार आप आसानी से ये उल्टे करके, व्युत्क्रम मतलब उल्टा करके आप आसानी से सब मान को डाल सकते हो। आप चार्ट बनाने का एक बार कोशिश करो अपने नोटबुक में, आसानी से आपको समझ आ जाएगा। ओके, ठीक, स्टार्ट करते हैं और आगे। अब देखो, अगर हमें इस पर्टिकुलर इस अध्याय की बात करूं, अभी मुझे इसी अध्याय को अच्छे से पूरा बनाना है सर, तो क्या करें। अगर इस अध्याय के आपको सारे प्रश्न अगर करने हैं तो आप क्या करोगे, आपको कुछ नहीं, टेन 30 अंश, टेन 45 अंश और टेन 60 अंश, इन तीनों के मान बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, एकदम रट्टा ही मान लो आप। टेन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/वर्गमूल 3। टेन 45 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। और टेन 60 अंश का मान क्या होता है, करनी 3 वर्गमूल 3 होता है। यही बहुतायत रूप से प्रयोग होने वाले इधर सारे प्रश्नों में, आगे आप देखेंगे भी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे जो पिछले अध्याय में भी आपने पढ़ा होगा, उसको मैंने रिवीजन करा दिया आपको, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट समझने के बाद आगे हम देखते हैं। दो और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है कि कोण हम कैसे पहचानेंगे, कोण कैसे रखेंगे, कोण किसे मानेंगे और उस कोण को क्या क्या नाम दिया जाता है, ठीक है। अब कोण को अगर हमें समझना है, ठीक है, तो कोण दो प्रकार के यहाँ जो उपयोग होने वाले हैं। एक है क्या, उन्नयन कोण जिसको एलिवेशन एंगल कहते हैं, और दूसरा है अवनमन कोण जिसे डिप्रेशन एंगल कहते हैं,
ओके। अगर आपको उन्नयन कोण को समझना है तो चलो 1 बाय 1 देखते हैं दोनों को। उन्नयन कोण, यहाँ आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा उन्नयन कोण पे आप ध्यान दीजिएगा। उन्नयन कोण का चित्र यहाँ मैंने बनाया है, ठीक है। एक होता है वस्तु, एक होता है प्रेक्षक। प्रेक्षक हुआ है, ऑब्जर्वर हुआ है जो देखता है, किसे देखता है, किसी वस्तु को देखता है, ठीक। अगर वस्तु प्रेक्षक से अधिक ऊंचाई पर हो तो ऑब्वियसली वह अपना सिर उठा के देखेगा, ठीक, ऊपर की तरह देखेगा। तो अगर हम उसे एक रेखा से दर्शाएं तो कुछ इस तरह से रेखा बनने वाला है, ठीक है। अब प्रेक्षक जो आधार पर खड़ा है, ठीक है, जहाँ पर है उसे हमने क्या मान लिया, इस तरह से एक आधार मान लिया। तो ये देखो एक रेखा जिसे वो देख रहे हैं और एक आधार, इन दोनों के बीच एक कोण बन रहा है, इसे हमने क्या किया, थीटा किया। और जब कोण इस तरह से निर्मित होता है तब हम उसे एलिवेशन एंगल या उन्नयन कोण कहते हैं। समझ आ गया होगा, ठीक। इसकी परिभाषा मैंने यहाँ ऊपर दी है, आप वीडियो रोक करके आप नोट भी कर सकते हो, ठीक। आगे आते हैं। इसी तरह अवनमन कोण, अगर मुझे अवनमन कोण को समझना है तो फिर से आते हैं हम कहाँ, चित्र पे, ठीक। इसका जस्ट उल्टा, अगर हमने उन्नयन कोण को अच्छे से समझा तो अवनमन कोण भी हमें आसानी से समझ आ जाएगा। उन्नयन कोण में क्या था कि जो प्रेक्षक ऑब्जर्वर है वो नीचे था, जबकि वस्तु या ऑब्जेक्ट जो है वह किसी ऊंचाई पर स्थित था, ठीक। जबकि अवनमन कोण में क्या होता है, प्रेक्षक या ऑब्जर्वर जो है वह ऊपर होता है और वस्तु जो है वो नीचे होता है अभी, ठीक है। ये ऐसी स्थिति है जैसे आप किसी अपने छत पर खड़े हो, अपने घर के छत पर खड़े हो और नीचे कोई कार जा रही है, उसे आप देख रहे हो। आप छत पे खड़े हो और नीचे जो कार जा रही है रोड पे, उसे आप देख रहे हो, ठीक। तो इसे भी मैंने एक रेखा बनाया और क्योंकि वहाँ तो कोई आधार नहीं है इसलिए हमने क्या किया, इसमें एक आधार इमेजिन किया। डैश 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 लाइन से हमने क्या किया, एक आधार इमेजिन किया। तब इन दोनों के बीच जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अवनमन कोण या डिप्रेशन एंगल कहते हैं। इसकी भी परिभाषा इधर वर्णित की गई है, आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही करते हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर कल दूसरे लेक्चर में जब हम देखेंगे, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो पिछले वर्ष पूछे गए माध्यमिक शिक्षा मंडल में उसे समझेंगे, ठीक है। थोड़ा और समझ लेते हैं, अवनमन कोण का मापन आखिर कैसे किया जाएगा सर। अगर अवनमन कोण के जो प्रश्न हैं वो आ गए तो हम कैसे समझेंगे, तो उसमें कोई बात ही नहीं है। अवनमन कोण में अगर आपको ऐसी स्थिति समझ आती है कि कोई ऑब्जर्वर जो है या प्रेक्षक जो है ऊपर में है और वस्तु जो है जिसे देख रहा है वह नीचे है, तब वहाँ अवनमन कोण ही बनने वाला है। लेकिन अवनमन कोण क्योंकि क्या होता है, एक आभासी रेखा द्वारा निर्मित होता है, इमेजिनरी लाइन द्वारा निर्मित होता है, इसलिए आप उसका वहाँ तो गणना नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, हमने रेखा के कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा, सरल रेखा जब आपने पढ़ा होगा कि यदि दो समांतर रेखाएं हैं और उसे कोई एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, यहाँ समझेंगे, दो समांतर रेखाएं उसे कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसके एकांतर कोण सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस तरह से यहाँ जो निर्मित कोण है उसे आप क्या ले आओगे, नीचे आधार पर ले आओगे और वही कोण वहाँ जो निर्मित हो रहा था वो कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा, ठीक है। इस तरह से हम इसका मापन कर सकते हैं। ओके, समझ आ गया, चलो। और यहाँ मैंने नोट भी करके रखा है, अच्छे से आप समझ लोगे, नोट डाउन करोगे, ठीक। आगे चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, अगर हम ऊंचाई और दूरी से संबंधित सारे सवाल बनाना चाहते हैं, ठीक है, यह हमारा अपना ट्रिक है। ऐसा नहीं है कि हमने इसे बुक से ही लिया है या यही करना, फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इससे सवाल काफ़ी हद तक आसान हो जाते हैं और आप किसी भी क्वेश्चन पे, किसी भी प्रश्न पे नहीं अटकते हो, ठीक है। तो हमको महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है तो समझते हैं। किसी भी प्रश्न को अगर जब आपको ऊंचाई और दूरी संबंधित प्रश्न दिया गया है, उसे हल करने के लिए आप उसका अध्ययन बहुत ही सावधानीपूर्वक करो और आवश्यकता अनुसार चित्र ज़रूर बनाओ। चित्र पे ही आपके क्वेश्चन जो है सही बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये निर्भर करता है। अगर आपने चित्र सही बना लिया तो आपके क्वेश्चन भी सही बन जाएंगे, ठीक है। जैसे सपोज़ कभी कभी क्वेश्चन आता है कि एक भवन दिया है और एक प्रकाश स्तंभ दिया है। अब आपने भवन की ऊंचाई ही बड़ी बना दी प्रकाश स्तंभ से, तब तो क्वेश्चन ही गलत हो गया। भवन हमेशा छोटा होगा, प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई हमेशा बड़ी होगी। तो इतना थोड़ा लॉजिक सेंस लगाना है आपको, ठीक है। आगे देखेंगे जब क्वेश्चन हल करेंगे।
ठीक, आगे चलते हैं। दूसरा जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैंने जो रखा है इम्पोर्टेंट पॉइंट में दूसरा वो कि जो राशि आपको अज्ञात है उसे पहचान कर लेना है। अगर ऊंचाई या दूरी अगर अज्ञात है तो उसे आप पहचान कर लो। हाँ भाई, उसे कुछ मानना नहीं है, एक्स एच हम कुछ नहीं मानेंगे यहाँ। आप समझोगे हमारे ट्रिक से, बिना एक्स एच माने हम आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, ऊंचाई है तो ऊंचाई ही लिख देंगे, अननोन है हमारे को अज्ञात है तो ऊंचाई को ऊंचाई ही लिखेंगे और दूरी को दूरी ही लिखेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। और अब हमको कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाना है वह तो चित्र को देख के ही पता चलेगा। हाँ भाई ठीक है, जैसे अगर हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, वहाँ मुझे लंब और आधार का मान मान लो पता है, तो मैं कौन सा अनुपात लगाने वाला हूँ? बहुत सिंपल है, तब मैं लगाऊंगा कि लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे आधार क्या होता है, 10 होता है। ठीक, तो इस तरह से हमें त्रिकोणमितीय अनुपात सही लगाना है आना चाहिए। ठीक, और अगर आधार हमको पता नहीं है और कोण पता है, यहाँ कोण दे दिया, मान लो कोण कितना दे दिया, 30 अंश दे दिया, आपके पास लंब है, कोण है और आधार आपको नहीं पता, तब क्या करोगे? तब भी वही लगाओगे, 10 30 अंश बराबर लंब बटे आधार। आधार आप आसानी से पक्षांतर करोगे और आधार का मान निकाल लोगे। ये थोड़ा समझने वाली बात थी। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात कि हाँ भाई, हम जो चौथे पॉइंट में दिख रहा है, तो कौन से कोण को, कभी कभी ऐसे प्रश्न भी आएंगे जहाँ एक से अधिक कोण हमको दिखेंगे। अब कौन से कोण को सर पहले लें, कौन से कोण को बाद लें, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन जो हम यहाँ बता रहे हैं उससे आपका सवाल जो है कठिन नहीं होगा। बिल्कुल आप कठिन अपने हाथ में बनाते हो, वो लेंदी नहीं होगा, आप आसानी से उससे बच सकते हो। इसको अप्लाई करके ज़रूर देखना, हमने अप्लाई किया है, हम समझाएंगे भी आगे, बहुत ईजी हो जाता है क्वेश्चन जो है। ठीक है, तो भाई अगर हमारे पास जैसे 30 अंश 60 अंश और 45 अंश 3 कोण दिए हैं, तब हम क्या करेंगे? सबसे पहले 45 अंश लेंगे। हमारा काम होगा कि हम 45 अंश पहले लेंगे, 45 अंश वाला कोण पहले लेंगे, फिर 60 अंश वाला लेंगे, फिर 30 अंश। ठीक, इन केस अगर हमारे पास 60 अंश और 30 अंश बच दिया है, मान लो दो कोण दिए हैं 60 अंश और 30 अंश, तो हम 60 अंश को पहले लेंगे। ठीक, मतलब अगर 45 अंश होगा तो 45 अंश को सदैव पहले ही लिया जाएगा, क्योंकि 10 45 अंश क्या होगा, 1 होता है, और आप आसानी से कुछ संबंध निकाल सकते हो। ठीक है, आगे के सवाल में देखेंगे, आपको आसान लगने लग जाएगा ये सब बातें, अगर मेरी ध्यान से सुने हो तो बहुत ही आसान होने वाला है यह लेक्चर जो है और यह अध्याय भी। ठीक, इस तरह से हम अभ्यास करेंगे। अभ्यास में जो सारे प्रश्न हैं जो पिछले वर्षों में पूछे गए, विगत वर्षों में पूछे गए, सारे प्रश्न को मैंने समावेश किया है। आसानी से आप लेक्चर देखते बस चलिए और एक नोट बुक आप प्रिपेयर करते चलिए। ठीक है, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, आप भी इतना करो कि एक नोटबुक प्रिपेयर करते चलो, इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, और ये ऊंचाई और दूरी से एक भी सवाल नहीं छूटेगा, एक भी सवाल नहीं छूटेगा, इस बात की तो गारंटी है। ठीक है, और बस एफर्टलेस, बहुत ही कम समय में स्मार्ट तरीके से आप पढ़ सकते हो इसको। ठीक है, तो यहीं हम लेक्चर ख़त्म करते हैं आज का। दूसरे भाग में देखिएगा, हम इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लाएंगे और उसके साथ ही साथ हल कैसे करना है वो भी सिखाएंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। ठीक है, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करो, जितना शेयर करोगे उतना ही मैं और ज़्यादा मेहनत यहाँ कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे सपोर्ट करते रहिए, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो, कमेंट करो। ठीक है, अधिक से अधिक सब्सक्राइबर बढ़ाओ हमारे चैनल में, जितने ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे उतना ही मज़ा आने वाला है। ओके, तो थैंक यू सभी को, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।